नमस्कार। आज हम अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्तुतिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार किया गया है। यह कोर्स छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पढ़ाया जाता है। यह तीसरे सेमेस्टर का एक को करिकुलर पाठ्यक्रम है जिसका शीर्षक मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन है। मैं अनिल सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन UIET CSJMU कानपुर से यह लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और कारपोरेट गवर्नेंस। यह प्रस्तुति आधुनिक व्यावसायिक दृष्टिकोण और उदाहरणों पर केंद्रित होगी। आज के प्रतिस्पर्धी व्यापारिक माहौल में CSR और कारपोरेट गवर्नेंस केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गए हैं। आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। आज हम CSR यानी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जानेंगे। CSR का मतलब है कि व्यवसाय सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जिम्मेदारी निभाते हैं और उसमें योगदान देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज और व्यवसाय दोनों के लिए स्थायी लाभ सुनिश्चित करना है। आज के समय में जब वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, CSR और कारपोरेट गवर्नेंस का महत्व और भी बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक निश्चित आकार से बड़ी कंपनियों को अपनी शुद्ध आय का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है। CSR का अर्थ केवल धन दान करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कि कंपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का निर्वाह करे। यह केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज और पर्यावरण के लिए योगदान शामिल है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी अपने कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट को ठीक से प्रबंधित करके पर्यावरण की रक्षा कर सकती है, या अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर को उठा सकती है। यह सब CSR का ही एक अंग है। CSR का स्वभाव 4 मुख्य पहलुओं पर आधारित है। पहला है सामाजिक पहलू, जिसमें कंपनी समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में योगदान देती है। दूसरा है नैतिक पहलू, जिसमें कंपनी नैतिक व्यापार और ईमानदारी का पालन करती है। तीसरा है विनियामक पहलू, जिसमें कंपनी कानून और नीति के अनुपालन में योगदान देती है। और चौथा है आर्थिक पहलू, जिसमें कंपनी स्थायी विकास और लाभ का संतुलन बनाए रखती है। उदाहरण के लिए, टाटा समूह ने जमशेदपुर में एक पूरा शहर बसाया, जिसमें उन्होंने न केवल अपने कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने की सुविधाएं प्रदान की। CSR 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला है व्यक्तिगत स्तर, जिसमें कर्मचारी अपनी सामाजिक पहल शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारी स्वेच्छा से समय निकालकर गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं या पर्यावरण संरक्षण में अभियान में भाग ले सकते हैं। दूसरा है संगठनात्मक स्तर, जिसमें कंपनी की नीति और कार्यक्रम CSR को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी अपने कर्मचारियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और उन्हें इसके लिए अतिरिक्त अवकाश दे सकती है। तीसरा है सामाजिक स्तर, जिसमें कंपनी समुदाय और समाज के लिए योगदान देती है। उदाहरण के लिए, ITC ने ई-चौपाल की शुरुआत की, जिससे किसानों को सीधे बाजार से जुड़ने और बेहतर कीमतें पाने में मदद मिली। CSR के विकास के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है प्रारंभिक चरण, जिसमें कंपनियां मुख्य रूप से परोपकार और दान पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस चरण में CSR अक्सर व्यावसायिक रणनीति का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह एक अलग गतिविधि होती है। दूसरा है मध्य चरण, जिसमें कंपनियां स्थायी पहल और सामाजिक प्रोजेक्ट शुरू करती हैं। इस चरण में CSR को व्यावसायिक रणनीति के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
तीसरा है विकसित चरण, जिसमें रणनीति सीएसआर को संगठन के उद्देश्य में शामिल किया जाता है। इस चरण में सीएसआर केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि संगठन की संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए यूनिलीवर ने अपने सस्टेनेबल लिविंग प्लान के माध्यम से सीएसआर को अपने व्यापार मॉडल का अभिन्न अंग बना लिया है। सीएसआर को लागू करने के लिए विभिन्न मॉडल हैं। पहला है फिलांथ्रफी मॉडल, जो दान और सहायता पर आधारित है। इस मॉडल में कंपनी मुख्य रूप से धन दान करती है या सामाजिक कार्यों के लिए संसाधन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए कई कंपनियां आपदाओं के समय राहत कोष में धन दान करती हैं। दूसरा है एथिकल मॉडल, जो नैतिक व्यापार और सामाजिक उत्तरदायित्व पर केंद्रित है। इस मॉडल में कंपनी न केवल लाभ कमाने पर ध्यान देती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि उसके व्यापारिक कार्य नैतिक रूप से सही हो। उदाहरण के लिए पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर नकली समाचारों को रोकने के लिए उपाय किए, जिससे समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सीएसआर के अन्य दो महत्वपूर्ण मॉडल्स हैं। तीसरा है स्ट्रेटेजिक मॉडल, जो व्यवसाय और समाज दोनों के लिए लाभकारी होता है। इस मॉडल में सीएसआर को व्यावसायिक रणनीति के साथ एकीकृत किया जाता है, ताकि दोनों को लाभ हो सके। उदाहरण के लिए गूगल ने अपने गूगल ऑर्ग प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैर लाभकारी संगठनों को मुफ्त तकनीकी सहायता प्रदान की, जिससे न केवल समाज को लाभ हुआ, बल्कि गूगल की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। चौथा है स्टेक होल्डर मॉडल, जो कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के हित में काम करता है। इस मॉडल में कंपनी सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए कई कंपनियां अपने ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने उत्पादों में सुधार करती हैं और उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करती हैं। अब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण की संरचना है। इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थायित्व सुनिश्चित करना है। यह बोर्ड और प्रबंधन की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए सत्यम कंपनी में खुलासा घोटाले के बाद भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के महत्व पर जोर दिया गया है। अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस न केवल निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है, बल्कि कंपनी की दीर्घकालिक सफलता में भी मदद करता है। इसमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, ऑडिट कमेटी का गठन और नियमित रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग जैसे तत्व शामिल होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 मुख्य तत्व हैं। पहला है बोर्ड की संरचना और जिम्मेदारी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां निर्धारित होती हैं। दूसरा है पारदर्शिता और रिपोर्टिंग, जिसमें कंपनी को अपने वित्तीय और गैर वित्तीय जानकारी को नियमित रूप से सार्वजनिक करना होता है। तीसरा है आंतरिक नियंत्रण और ऑडिट, जिसमें कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र और ऑडिट प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाता है। और चौथा है कानूनी अनुपालन और नैतिकता, जिसमें कंपनी को सभी कानूनों और नियमों का पालन करना होता है और नैतिक मूल्यों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए इन्फोसिस ने अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियमित ऑडिट और पारदर्शी रिपोर्टिंग शामिल है। सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच गहरा संबंध है। सीएसआर कंपनियों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है, जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पारदर्शिता और नैतिकता सुनिश्चित करता है। दोनों मिलकर संगठन की स्थायित्व और साख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी जिसका अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वह अपनी सीएसआर गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकती है। इसके विपरीत एक कंपनी जो सीएसआर गतिविधियों में सक्रिय है, वह अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी मजबूत कर सकती है। उदाहरण के लिए टाटा समूह ने
अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करके अपनी सीएसआर गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया है, जिससे उनकी साख और बढ़ी है। आज के समय में कई आधुनिक व्यावसायिक टाइकून ने सीएसआर को अपने संगठन की प्राथमिकता बनाया है। इसमें रतन टाटा, अजीम प्रेमजी और बिल गेट्स जैसे नाम शामिल हैं। इन उद्यमियों ने न केवल अपने व्यापार में सफलता पाई, बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने दिखाया है कि व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ चल सकते हैं। उदाहरण के लिए, रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है। अजीम प्रेमजी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए दान कर दिया और बिल गेट्स ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य और शिक्षा में योगदान दिया है। रतन टाटा एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने सीएसआर को अपने व्यापार का अभिन्न अंग बनाया। टाटा समूह की कई सामाजिक पहलें हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण शामिल हैं। टाटा ट्रस्ट्स और उनके फिलैंथ्रोपिक प्रोग्राम्स ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। उदाहरण के लिए, टाटा ट्रस्ट ने भारत के कई हिस्सों में स्कूल, अस्पताल और जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की हैं। रतन टाटा ने सीएसआर को व्यवसाय रणनीति में शामिल करके दिखाया कि व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ कैसे चल सकते हैं। उनका मानना है कि व्यापार का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के लिए भी योगदान देना चाहिए। अजीम प्रेमजी एक और उद्यमी हैं जिन्होंने सीएसआर को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया। उन्होंने विप्रो की शिक्षा और स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से समाज के लिए बहुत कुछ किया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया है, जो एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उदाहरण के लिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बनाए हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, जिससे गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उनका मानना है कि शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है। बिल गेट्स एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने सीएसआर और फिलैंथ्रोपी को वैश्विक स्तर पर मानक बनाया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में वैश्विक योगदान दिया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति या संगठन वैश्विक स्तर पर समाज के लिए काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अफ्रीका और एशिया के कई देशों में मलेरिया, एड्स और अन्य बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में मदद की है। उन्होंने टीकाकरण कार्यक्रमों का समर्थन किया है और गरीब देशों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। उनका मानना है कि हर बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो। सीएसआर के कई लाभ हैं। पहला लाभ है समाज और समुदाय के लिए सकारात्मक योगदान। जब कंपनियां सीएसआर गतिविधियों में भाग लेती हैं, तो यह समाज के लिए सकारात्मक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, जब एक कंपनी गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, तो यह न केवल उन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज के भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। दूसरा लाभ है संगठन की प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य में वृद्धि। जब कंपनी सीएसआर गतिविधियों में भाग लेती है, तो इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और ग्राहक उसके प्रति वफादार होते हैं। उदाहरण के लिए, टाटा समूह की प्रतिष्ठा उसकी सीएसआर गतिविधियों के कारण बहुत अच्छी है, जिससे लोग उनके उत्पादों को खरीदना पसंद करते हैं। सीएसआर के अन्य लाभ भी हैं। तीसरा लाभ है कर्मचारी संतोष और प्रेरणा बढ़ाना। जब कंपनी सीएसआर गतिविधियों में भाग लेती है, तो कर्मचारियों को अपनी कंपनी पर गर्व होता है और वे अधिक प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कंपनी अपने कर्मचारियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो कर्मचारी अपने काम में अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं।
चौथा लाभ है दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक स्थायित्व। जब कंपनी सीएसआर गतिविधियों में भाग लेती है, तो यह न केवल अल्पावधि में बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए, जब कंपनी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है, तो यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करती है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी लागत को कम करती है। हालांकि सीएसआर के कई लाभ हैं, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है संसाधनों और बजट की कमी। कई कंपनियों के पास सीएसआर गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधन और बजट नहीं होता है, खासकर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों में। दूसरी चुनौती है लाभ और सामाजिक योगदान में संतुलन। कई कंपनियों के लिए लाभ और सामाजिक योगदान के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी अपने लाभ का एक हिस्सा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च कर सकती है, लेकिन यह उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकता है। तीसरी चुनौती है कर्मचारियों और प्रबंधन में जागरूकता की कमी। कई बार कर्मचारियों और प्रबंधन को सीएसआर के महत्व के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, जिससे सीएसआर गतिविधियों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। सीएसआर की चुनौतियों को दूर करने के लिए कुछ समाधान और सुझाव हैं। पहला समाधान है रणनीति सीएसआर योजनाओं का निर्माण। कंपनियों को अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। दूसरा समाधान है पारदर्शिता और प्रभाव मूल्यांकन। कंपनियों को अपनी सीएसआर गतिविधियों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कंपनी अपनी सीएसआर गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती है और उनके प्रभाव को माप सकती है। तीसरा समाधान है कर्मचारियों और समाज की भागीदारी। कंपनियों को अपने कर्मचारियों और समाज को सीएसआर गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। उदाहरण के लिए, कंपनी अपने कर्मचारियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और समाज के सदस्यों को अपनी सीएसआर गतिविधियों में शामिल कर सकती है। अंत में हम कह सकते हैं कि सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आधुनिक व्यवसाय के लिए अनिवार्य हैं। रतन टाटा, अजीम प्रेमजी और बिल गेट्स जैसे उद्यमी इसका उदाहरण हैं। उन्होंने दिखाया है कि कैसे व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारी का समन्वय किया जा सकता है। स्थायी विकास, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का समन्वय आज के प्रतिस्पर्धी व्यापारिक माहौल में बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल कंपनी की सफलता में मदद करता है, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देता है। आइए हम सभी मिलकर सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अपने व्यापार का अभिन्न अंग बनाएं और समाज के विकास में योगदान दें। धन्यवाद।